जय हिंद साथियों। तो आज हम अगले टॉपिक में चलेंगे। जैसा कि हम लोग अभी रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं क्या एनसीईआरटी बुक के संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर 10वीं कक्षा की। तो इसमें हमने देख लिया था कि संसाधन के कितने प्रकार हैं और इसे कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 2 को जान चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक को। ठीक है, तो अगले टॉपिक हमारा क्या आएगा? जो तीसरा टॉपिक हमारा, तीसरा चौथा टॉपिक छूटा था, तो तीसरा टॉपिक हमारा आएगा किस चीज में? स्वामित्व के आधार, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग तीसरा टॉपिक में जाने से पहले समझेंगे कि स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे। इसमें 4 प्रकार से बांटे गए हैं। तो सबसे पहला को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके चारों को समझेंगे। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट का सबसे पहला क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। व्यक्तिगत संसाधन। देखिए, आमतौर पर व्यक्तिगत संसाधन को हम लोग समझेंगे कि जैसे कि किसी का पर्सनल हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10 कट्ठा जमीन है। उस 10 कट्ठा का मालिक कौन हुआ? हम हुए। इसका उपजाऊ भी हम ही करेंगे और इस पर किसी का दूसरे का अधिकार ना हो, मतलब किसी दूसरे का अधिकार ना हो, उसका पर्सनल हो। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन उसमें आएगा। जैसे कि खेत हो गया, आपका कुआं हो गया, कई तरह के ऐसे होते हैं संसाधन जो कि आपका व्यक्तिगत में आता है, मतलब आपका खुद का हो, पर्सनल हो, जिसमें किसी का अधिकार ना हो। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसका परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि वे संसाधन जो किसी व्यक्ति का निजी संपत्ति या किसी संसाधन पर अपना किसी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें देखा जाए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ तुम्हारा ही हो। ठीक है,
कोई कोई व्यक्ति क्या करता है कि सरकार से जैसे कि कुछ जमीन ले लेता है कि हमें दीजिए, खेती करेंगे, तो सरकार उसको दे देती जमीन। तो उस जमीन पे उसका अब अधिकार हो गया, ठीक है। उसके बदले वो खेती करने के बदले क्या देता है सरकार को, लगान देता है। तो वो भी आ गया आपका व्यक्तिगत में, ठीक है। ये नहीं कि सरकार से जमीन लिया है तो सरकार का हो गया, या उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का भी अधिकार जम जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसने सरकार से लिया है ना, तो वो जो सरकार से लिया है, जैसे राम है, राम 10 कट्ठा जमीन कहा कि सरकार को कि हमें आप जमीन दीजिए, ठीक है, हमें खेती करना है। उसके पास जमीन नहीं है तो सरकार से ही मांगेगा ना, तो सरकार उसको दे दी, तो वो उसका सरकार के से जो ले लिया जमीन, वो राम का हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, उस पर कोई आएगा कि ये जमीन हमारा भी है क्योंकि सरकार दिया है तुमको, नहीं, ऐसा नहीं, वो भी आपका व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि वो जमीन के बदले सरकार को क्या दे रहा है, लगान दे रहा है, इसलिए वो व्यक्तिगत संसाधन में आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे में जैसे कुआं ले लेते हैं, ठीक है। कुआं हो गया, चापानल हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मतलब जिसमें आपको खुद का हो, ठीक है, खुद का अधिकार हो, ना तो किसी गैर आदमी का उसमें अधिकार होना चाहिए, ना सरकार का होना चाहिए, आपको उसमें खुद का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिगत संसाधन में आ गया, ठीक है। जैसे कि फिर हम लोग आगे क्या देखेंगे, ये समझ में आ गया, तो जगह का मैं आगे इसको नोट कर लेंगे, हम अगला दूसरा पॉइंट में चलेंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। ये हो गया। अब अगला दूसरा पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा दिए, कोई बात नहीं, फिर लिख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर, दूसरा टॉपिक क्या आएगा हमारा, दूसरा टॉपिक आएगा सामुदायिक, ठीक है। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देखिए, पहला टॉपिक में हम लोग क्या देखे थे, कि वो खुद का हो, ठीक है। इसमें भी वही है, पर इसमें क्या होगा, समूह के लिए हो जाएगा, सब पूरे समाज के लिए हो जाएगा, ठीक है। सामुदायिक, सिर्फ इसमें सामुदायिक लग गया, है तो वही स्वामित्व, लेकिन इसमें क्या हो गया, सामुदायिक, मतलब कि पूरे समाज का उसमें अधिकार होगा, ठीक है। जैसे कि शमशान घाट हो गया, ठीक है, किसी का तो अपना तो नहीं होता वो, नदी हो गया, तालाब हो गया, और कई ऐसे होते हैं जो कि पूरे समाज का उसमें आता है, भागीदारी होता है, ठीक है, उसमें सबका अधिकार होता है। ऐसा नहीं कोई बोल सकता कि नदिया मेरा है, इसमें तुम प्रयोग नहीं कर सकता है, शमशान घाट मेरा है, कब्र मेरा है, यहाँ पे तू अपना कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब कि ऐसे संसाधन जिसमें पूरे समाज का उसमें उसका स्वामी हो, ठीक है, कोई एक पर्सनल नहीं होगा, ठीक है। इसका हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इसका परिभाषा हम लोग आसान भाषा में लिखेंगे क्या, कि वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार
ना होकर पूरे समाज के लिए उपलब्ध हो उस संसाधन को सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप इसको चाहे तो अपने भाषा में भी, मतलब ऐसा नहीं कि हम जो लिख दिए वही, ठीक है, आप अपने अनुसार भी जितना आसान भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब आपका आता है एग्जाम में तो सबसे पहले उसमें लिखा होता है कि विद्यार्थी परीक्षार्थी यथासंभव अपने भाषा में उत्तर दे। ठीक है, तो आप इसे अपने अनुसार जितना पॉसिबल हो सके आसान भाषा में, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है क्या कि सामुदायिक वाले किसको कहेंगे, व्यक्तिगत किसको कहेंगे। ठीक है, तो सामुदायिक वाला माना जाएगा क्या कि पूरे समाज का उसमें हिस्सेदारी हो, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति का उसमें अधिकार हो, पूरे समाज का अधिकार होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। अब इसका उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे शमशान घाट। शमशान घाट, नदी, तालाब इत्यादि। यहां तक तो समझ में आ गया। तो आप इसको उदाहरण सहित नोट कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन हो या कोई दिक्कत हो तो सीधा आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, हम उसको और भी आसान तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा क्या, तीसरा पॉइंट आ जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत में तो हो गया कि पर्सनल हो गया, सामुदायिक में हो गया कि पूरे समाज का हो गया। अब राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, देखिए तकनीकी तौर पर जितने भी संसाधन है, ठीक है, वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, पूरे राष्ट्र का संसाधन हो गया, मतलब पूरे देश का संसाधन है। ठीक है, किसी पर्सनल का नहीं है। तो सरकार को ये भी एक नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है कि देखिए कानूनी तौर पर सरकार को ये अधिकार है कि जनहित के लिए, जनता के लिए, सुविधा के लिए वो यदि कोई विकास कर रहा है तो उसमें आपका पर्सनल वाला भी ले सकता है। ठीक है, उपयोग में ला सकता है। जैसे में क्या हो गया कि जैसे रेल पटरी लिखना, ठीक है, तो आपका जमीन से किसी सरकार का तो पूरा जमीन नहीं हो सकता है, तो किसी का पर्सनल होगा, तो पर्सनली आपका वाला जमीन भी ले सकता है। मतलब किसी ये क्या व्यक्तिगत वाला में भी आपका जो संसाधन है
उसका प्रयोग करके जनहित के लिए उसको प्रयोग में ला सकता है, क्योंकि वो सरकार का कानूनी अधिकार है। ठीक है, और इसमें इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो इसका परिभाषा आमतौर पर लिखेंगे क्या कि वे सारे संसाधन जो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इसमें आपका जैसे नहर बनाना हो, तो जैसे रेल वाला उदाहरण दिए, जैसे नहर बनाना हो, तालाब बनाना हो, डैम बनाना हो, ये सारे क्या जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, जो कि पूरे देश के लिए हित में हो। ठीक है, ये समुद्री तट नहीं करेंगे, समुद्री मिल से 12 समुद्री मिल। ठीक है, 12 समुद्री मिल मतलब 12 समुद्री मिल के बराबर क्या होगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं 19.2 किलोमीटर। ठीक है, 19.2 किलोमीटर तक का अधिकार वो आएगा क्या, जो भी इसमें पाया जाएगा वो सब आएगा क्या में, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, तो में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। राष्ट्रीय संसाधन है। ये समझ आ गया, मतलब कि जो जनहित के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए, जो देश के लिए, विकास के लिए जो सबसे उत्तम होंगे, वो सारे क्या जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि किसी शहर में पानी ले जाने के लिए नहर का जरूरी है, तो नहर बनाने के लिए तो सरकार का अपना जमीन तो नहीं होगा, तो क्या करेगा, हर व्यक्ति से व्यक्तिगत जमीन को इकट्ठा करेगा, सबसे मांगेगा। ठीक है, उसके बदले वो उसको कुछ पैसा भी दे सकता है। तो जब वो व्यक्तिगत संसाधन को समाज के लिए, विकास के लिए प्रयोग कर रहा है, तो
और ये ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती लेगा, उसका कानूनी अधिकार भी सरकार को कि वो ले सकता है पूरे देश के विकास के लिए, ठीक है। तो वो सब संसाधन क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं देखो, जैसे में नहरें बनाना, रेलवे पटरी, बिछाना इत्यादि, ये सारे क्या आएंगे, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। मतलब ये समझ में आ गया। तो आप अपने भाषा में भी इसको जितना आसान बना सके, ठीक है, जितना आसान बना सके उतना आसान भाषा में आप जब आप लिखेंगे परीक्षा में तो उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और यदि कोई दिक्कत हो तो सीधा आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा पॉइंट में आएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। चौथा पॉइंट आप हमारा क्या आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय में जैसे कि हम लोग देखें कि राष्ट्रीय संसाधन में वो सब आया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिस पर अंतरराष्ट्रीय इस पर आधिपत्य जमाए रखता है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका तट रेखा, सीमा तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की, जैसे समुद्र हो गया तो समुद्र का जो तट रेखा है वहां से 200 किलोमीटर तक का जो भी होता है, तो वो जो बीच वाला आपका थोड़ी ना होगा। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पे हिंद महासागर खत्म होता है, ठीक है, नहीं यहाँ अरब सागर खत्म होता है, अरब सागर यहां तक आया, ये दूरी बढ़ता गया, तो जो आपका अधिकार होगा यहां तक होगा। मान लीजिए ये वाला 200 किलोमीटर यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। 200 किलोमीटर के बाद जो यहाँ पे होगा, और इधर का भी जैसे यहाँ पे कोई देश का आ गया बॉर्डर, तो यहाँ पर भी इसका इधर हो गया 200 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका अधिकार कहां से हुआ, यहाँ, इस देश वाला का कहां हुआ, इसका 200 किलोमीटर, ठीक है। जो ये बीच वाला जो हो गया, तो वो बीच वाला ना तो इसका हुआ और ना ही इसका हो, तो ये इसमें अगर कुछ पाया जाएगा तो ये संसाधन क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय। तो इस अगर इसको प्रयोग करना हो तो कैसे होगा, पूरे दुनिया इस पे मिलेगी, सब एक एक करके राय देंगे कि हाँ ठीक है, ओके जब कर देंगे तो इसको पूरा देश, मतलब पूरा दुनिया इसको यूज करेगा, ठीक है। जो इर्द गिर्द रहेगा, जो देश के इर्द गिर्द रहेगा, जैसे ई है तो ये दोनों मिलकर के इसका प्रयोग करेंगे, तो ये सब क्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। तो अब इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि कुछ ऐसे संसाधन
ऐसे संसाधन है जो संसाधन ही संसाधनों कर देते हैं, ठीक है, जो से अच्छा जिस रहेगा, ठीक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, ठीक है। इसमें आपका तट रेखा, अभी तुरंत बताए, तो तट रेखा से कितना 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी, कौन सा दूरी होगा, अपवर्जक, जिसमें किसी दोनों में से किसी का अधिकार न हो, मतलब बीचों बीच वाला अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, माने इसमें दोनों में से किसी देश का भी अधिकार ना हो, ठीक है, बीचों बीच वाला। इन संसाधनों का अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट कर लेंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चौथा पॉइंट में चलेंगे। ये तीनों खत्म हो गया। स्वामित्व तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चौथा पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या आएगा कि विकास के स्तर के आधार पर, तो विकास के स्तर के आधार पर क्या क्या आएगा उसको देखेंगे। चौथा लास्ट पॉइंट, विकास के स्तर के आधार पर, इसे भी चार खंडन किया गया है। विकास के स्तर के आधार पर मतलब क्या हुआ कि जो विकास पर हो, ठीक है। तो इसमें भी चार पॉइंट है, चारों को अलग अलग समझेंगे। पहला क्या है,
पहला आ जाएगा क्या, संभावी संसाधन। संभावी संसाधन में आपका क्या आ जाएगा कि जैसे कोई ऐसा संसाधन है जो किसी प्रदेश में पाया जाता हो, ठीक है, उपलब्ध हो वो संसाधन, लेकिन हमारा ज्ञान न होने के कारण या किसी घटना के कारण या हमारे समझ के अनुसार या कैसे भी उसका प्रयोग हम लोग सही से ना कर पाए, तो वे संसाधन क्या हो जाएगा, संभावी संसाधन। जैसे कि मान लीजिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। यहाँ पर क्या, राजस्थान में आपका सौर ऊर्जा का कोई कमी नहीं है, गुजरात में आपका पवन ऊर्जा का कोई कमी नहीं है, तो उसका क्या है, हम लोग सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे संसाधन क्या आ जाएंगे, संभावी संसाधन, जो पाया जाता हो पर उसका हम लोग प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पा रहा हो। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपलब्ध हो और नहीं लेकिन इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या किया गया हो, ठीक है, नहीं किया गया है, ऐसे संसाधन को हम क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, राजस्थान का सौर ऊर्जा इत्यादि। ऐसे कई संसाधन है जो कि हमारे पास उपलब्ध है पर हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये संभावित का मतलब क्या हो गया, एक आसान भाषा में समझिए कि संभाव्य मतलब संभव है पर हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि कुआं खोदने से हमको पानी प्राप्त होगा, हम उसे पानी का प्रयोग कर सकते हैं पर हम लोग कुआं खोदेंगे ही नहीं। तो वैसे मतलब कि संभावना है ना कि हम कुआं खोदेंगे तो हमको पानी प्राप्त होगा, लेकिन हम कुआं खोद ही नहीं रहे, तो वो क्या आ जाएगा, संभावी संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे राजस्थान में धूप का कोई कमी है नहीं है, इतना सारा गर्मी है वहां पे, तो वहां हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो ये सब उपलब्ध होने के बाद भी हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वे सब क्या आ जाएंगे, संभावी संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये सब आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हम लोग इसका दूसरा पॉइंट में चलते हैं। दूसरा पॉइंट में आ जाएगा हमारा विकसित संसाधन।
विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन को हम लोग सामान्य भाषा में समझेंगे क्या, कि मतलब कोई ऐसा संसाधन है जिसका हम लोग सर्वेक्षण कर चुके हैं, ठीक है, उसका हम लोग खोज कर चुके हैं और उसका प्रयोग हम लोग अच्छे तरह से कर रहे हैं, उसका नियमित नियम भी बनाया है, मतलब कि हम लोग उसका पूरी तरह से प्रयोग कर चुके हैं उस संसाधन का। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा संसाधन है जैसे कोयला, ठीक है, कोयला एक संसाधन है, इसका हम लोग खोज कर चुके हैं और इसका हम लोग सही ढंग से प्रयोग भी कर रहे हैं। तो वैसे संसाधन जिसका हम लोग खोज कर चुके हैं और उसका हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, विकसित संसाधन, मतलब पूरी तरह से वो संपूर्ण हो चुका हो, ठीक है, हमारे ज्ञान के। तो वैसे संसाधन क्या आ जाएंगे हमारे विकसित संसाधन। इसका हम लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका हो, किया जा चुका है और उनके उपयोग की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। मतलब कि वैसे संसाधन जिसका हम लोग पूरी तरह से खोज कर चुके हैं, उसका हम लोग प्रयोग भी कर रहे हैं, वैसे संसाधन क्या देंगे, विकसित संसाधन, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे लिख लेते हैं, जैसे हो गया कोयला, पेट्रोल इत्यादि, ठीक है। इसे समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला पॉइंट हम चलते हैं। देखिए, यदि आपको कोई दिक्कत होता हो समझने में या किसी प्रकार से कोई परेशानी होता हो, तो सीधे आप हमें कमेंट करें, हम उसको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसे यदि आप अपने भाषा में बना सकते हैं, जितना आसान भाषा में बना सकते हैं उतना आसान भाषा में इसे बनाइए, उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा, आसान होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं क्या, तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, भंडार। तो भंडार में क्या आ जाएगा कि पर्यावरण में पाए जाने वाले सारे पदार्थ, ठीक है,
ये भंडार में आएंगे। ठीक है, जो मानव की मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करता हो, उस संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। और कुछ ऐसे संसाधन जिसका हम लोग जान करके भी उसका हम लोग तकनीकी ज्ञान ना होने के कारण, हमारा ज्ञान का विकास ना होने के कारण हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि दो गैस मिलकर के जल बनाती है, जैसे हाइड्रोजन कार्बन मिलकर के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाती है, जल बनाती है। पर हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं है, वैसा खोज हम लोग नहीं कर पाए हैं कि हम लोग मिला सके और बना सके पानी को, ठीक है, और उसका प्रयोग कर सके। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमारे पर्यावरण में पाया जाता हो, पर हमारे कुछ ज्ञान ना होने के कारण, ज्ञान तो है पर उसका भंडार में हम लोग मतलब अच्छा से ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे संसाधन का क्या कहेंगे, भंडार। भंडार मतलब कि हमारे पास बहुत सारा है पर हम लोग उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे संसाधन क्या जाएंगे, भंडार में। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, आमतौर पर देखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग कि पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रौद्योगिकी ज्ञान ना होने के कारण ये हो, ठीक है, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से दूर है। वे संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। मतलब वे संसाधन जो हमारे पास हमें पूर्ति करने की आवश्यकता होती हो, लेकिन हमारे पास उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव, मतलब हमारे पास प्रौद्योगिकी के अभाव, मतलब ऑक्सीजन तो हम लोग पकड़ के रख नहीं सकते, हाइड्रोजन को पकड़ के रख नहीं सकते, उसको एक जगह, जैसे क्या होता है जल का सूत्र H2O, तो H2O हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ये दोनों मिलेगा तभी तो जल बनेगा ना। तो ये दोनों हमारे पास प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध ना होने के कारण, इसका अभाव होने के कारण हम लोग इसका प्रयोग जान के भी नहीं कर सकते। इससे मिला करके हम लोग पानी बना सकते हैं, पर हमारे पास उपलब्ध ना होने के कारण हम लोग इसको नहीं कर पाते। तो ऐसे संसाधन क्या आ जाएंगे, भंडार में। मतलब भंडार तो है, बहुत सारा है हमारे पास, पर उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पा सकते, ठीक है। ऐसे संसाधन, तो ये समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लेंगे, आगे हम लोग देखेंगे लास्ट पॉइंट।
चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लास्ट जो पॉइंट है उसको समझेंगे। चौथा और लास्ट हमारा क्या है? संचित कोष। तो संचित कोष में हमारा क्या आ जाएगा कि वैसे संसाधन, ठीक है, संचित कोष में वैसे संसाधन जो है जो तकनीकी ज्ञान की सहायता से हम लोग इसका प्रयोग में ला सकते हैं। मतलब हम लोग इसका थोड़ा सा बुद्धि लगा दें तो हम लोग इसको प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं ला रहे हैं। इसका प्रयोग हम लोग भविष्य में ला सकते हैं, अभी भी ला रहे हैं पर हल्का फुल्का ला रहे हैं। जैसे कि नदियों पर बांध बना करके उससे बिजली उत्पादन करना, वन लगाना, ये सब क्या आ गया? संचित कोष, जो कि हम लोग कर सकते हैं तकनीकी बुद्धि लगा करके। ये सब हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं फिर भी हल्का फुल्का कर रहे हैं। तो ये सब क्या आ जाएगा? संचित कोष के अंतर्गत। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या आएगा? देखिए सबसे पहले तो ये क्या आएगा? ये संसाधन भंडार का एक हिस्सा है। भंडार जो हम लोग तीसरा पॉइंट में देखे थे उसमें भी तो ऐसा ही था। तो ये इसमें हम लोग लिखेंगे यह संसाधन भंडार का एक हिस्सा है। भंडार का एक हिस्सा है कहने का मतलब क्या हुआ कि भंडार में भी हम लोग देख रहे थे कि ये हमारे पास उपलब्ध है पर हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। पर इसमें क्या जाएगा कि हम लोग, मेरे पास ये भंडार में है, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नदी बह रहा है उस पर हम लोग बांध बना देंगे, बांध बना करके उससे जल उत्पादन कर सकते हैं। तो ये भंडार का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आगे क्या होगा? इससे उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। परंतु इसका आरंभ अभी सीमित मात्रा में किया जा रहा है, ठीक है। इसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन करना इत्यादि, ठीक है। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, समझ में आ गया? तो यहां तक तो कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज तक के क्लास में हम लोग क्या देखे कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, कितने भागों में इसे वर्गीकृत किया गया, कितने प्रकार से हैं और उसको कितने कैसे प्रकार में भी कितने प्रकार हैं और उसको अलग अलग हम लोग आज तक समझे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत होता हो इतना तक में तो आप हमें सीधा कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो। यदि आपको यूजफुल हो रहा हो तो प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए थैंक यू। और आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद।